सिया अपनी माँ मालती के साथ रहती है। उसे घर का कोई भी काम नहीं आता और जब मालती उसे कुछ सीखने के लिए कहती है तभी, सिया बिटिया चलो जल्दी से रसोई में मेरे पास आकर बैठो। आज मैं लौकी की सब्जी और पराठे बनाने वाली हूँ। उसी बहाने तुम कुछ तो सीखोगी। ओफो माँ, आप क्यों हमेशा मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी रहती हो? अरे बेवकूफ नालायक लड़की, ससुराल में जाएगी तब क्या करेगी? वहां पर मैं नहीं आने वाली तेरी मदद करने। सब कुछ तुझे ही करना होगा। अरे माँ, मुझे ससुराल की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुषार अनाथ है और हमारी शादी के बाद भी मैं घर की मालकिन बनकर रहूंगी। ना किसी सास का टेंशन और ना ही किसी ननद का। और यही होता है। सिया अपने अनाथ बॉयफ्रेंड तुषार के साथ शादी कर लेती है और शादी के बाद सिया घर पर सभी काम के लिए एक काम वाली बाई रख लेती है। शादी के बाद कुछ ही दिनों में सिया की सहेली नैना उससे मिलने आती है। यार नैना, मैं तो बहुत लकी हूँ क्योंकि मुझे बिना ससुराल का पति मिला है। अभी अभी काम वाली बाई सारा काम निपटा कर गई है और अब मैं दिन भर चिल करूंगी। सच में यार सिया, तेरी लाइफ तो बहुत ही मस्त है और एक मेरी लाइफ है जो इतने बड़े ससुराल में सुबह से लेकर शाम तक पीसती रहती हूँ। क्यों, आज क्या हुआ? अरे मेरी सास, मन तो करता है कि उसे कहीं पर छोड़कर आऊं या ओकल में डालकर उसे खूब कूटूं। दिन रात बस फरमाइश पर फरमाइश, एक मिनट चैन की सांस लेने नहीं देती। अरे यार, सो सैड। ऊपर से मेरा लंगूर पति मेरे लिए स्टैंड ही नहीं लेता। माँ बाप और भाई के सामने तो जैसे भीगी बिल्ली बन जाता है। और मेरी चुड़ैल जेठानी, डायन है वो डायन। और जेठ और ससुर, वो दोनों तो बेल है, बकासुर की तरह ठूसते रहते हैं दिन भर। इन सब से तो मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ। ओफो, तुम सैड मत होने ना। अब हम कर भी क्या सकते हैं? अब हर कोई मेरी तरह इतना खुशकिस्मत थोड़ी ना हो सकता है। हाँ ना। और मैं अगर मेरे पति से कहूँ कि चलो हम अलग हो जाते हैं तो वो सरासर मना कर देता है। फंस गई हूँ मैं अपने ससुराल के कारण। नैना का दुखड़ा सुनकर सिया को खुद के लिए बहुत अच्छा फील होता है क्योंकि उसके पास ससुराल ही नहीं होता। रात होने पर तुषार घर पर आता है। तुम्हें पता है तुषार, नैना का रोना सुनकर तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे पास कोई ससुराल ही नहीं है। थैंक यू सो मच बेबी, तुमने मुझे लाइफ का सबसे बेस्ट गिफ्ट दिया है। ऐसा मत कहो सिया, फैमिली क्या होती है उसकी अहमियत मैं अच्छे से जानता हूँ। जो परिवार लड़ता झगड़ता है वही अंत में मुसीबत और खुशियों के पल में एक साथ आकर लाइफ में रौनक भी लाता है। ओफो, अब तुम शुरू मत हो जाओ। चलो मैं तुम्हारे लिए कॉफी लाती हूँ। एक दिन नैना और सिया दोनों थिएटर में मूवी देखने जाते हैं। तभी अचानक से नैना को उसकी सास का कॉल आता है और उसे बीच मूवी से ही बाहर निकलना पड़ता है। अरे नैना, कहाँ जा रही है तू? अरे यार, वो मेरी सास का फोन था। घर में दूर के रिश्तेदार आ रहे हैं, खाना बनाना है मुझे। जेठानी अपने मायके गई है, इसीलिए सारा काम मेरे माथे मार दिया है। ओह नो, बेचारी मेरी सहेली कैसे संभालती है अपनी सास को? अब क्या ही कर सकते हैं सिया। एक लड़की जब एक ससुराल की बहू बन जाती है तब उसकी लाइफ का कंट्रोल उसके हाथ में नहीं बल्कि उसके ससुराल वालों के हाथ में होता है। हाँ, तूने बिल्कुल सही कहा, लेकिन तेरे लाइफ का कंट्रोल तो तेरे हाथ में है। दैट्स सो गुड। चल, मैं तो चली हूँ निकम्मे मेहमानों का खाना बनाने। मन तो करता है कि सबके खाने में जहर मिलाकर दे दूं। रिलैक्स यार। फिर नैना वहां से चली जाती है। चलो, अब मैं जाती हूँ मूवी देखने क्योंकि मुझे ना तो किसी सास का कॉल आएगा
और ना ही ससुर का। फिर सिया मस्त मजे से पॉपकॉर्न खाते हुए मूवी देखती है। सिया की लाइफ में किसी की भी रोक टोक नहीं होती। एक दिन उसकी माँ का कॉल आता है। ज्यादा इतना मत सिया, तू जिस तरह जिंदगी जी रही है वो बहुत गलत है। तुझे भी ससुराल मिलना चाहिए था, तब तुझे हर चीज की कीमत समझ आती। माँ, आपने मेरा हालचाल पूछने के लिए फोन किया है या किसी टिपिकल सास की तरह भाषण देने के लिए? भाषण नहीं दे रही मैं, असलियत बता रही हूँ। अरे रिश्तों की असली पारख ससुराल से ही होती है। सास ससुर, देवर ननद, जेठ जेठानी, तूने जीवन में सिर्फ मेरा ही प्यार पाया है और मैंने तुझे कभी परिवार की कमी महसूस नहीं होने दी। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब तू भी अपने ससुराल के प्यार के लिए तरसेगी। एओ, मैं और ससुराल के लिए तरसूंगी? नेवर। चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत आए, मैं अकेली ही हैंडल कर सकती हूँ। सिया जब भी नैना को वीडियो कॉल करती, तब तब नैना ससुराल के काम में ही व्यस्त रहती। हर 2 दिन में नैना का उसकी सास, जेठानी या ससुर के साथ झगड़ा होता रहता और वो अपने सारे दुखड़े सिया के पास आकर सुनाती रहती। मन तो करता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर फिर से मायके चली जाऊं। बहुत परेशान हो गई हूं मैं। सीरियसली, तुझे ये सब शादी से पहले सोच लेना चाहिए था। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। मैंने तो पहले ही फिक्स किया था कि मुझे तो ससुराल की चिकचिक ही नहीं चाहिए। वक्त बीतता जाता है और सिया और नैना दोनों एक ही समय पर प्रेग्नेंट हो जाती है। लेकिन तभी एक दिन सिया नैना को वीडियो कॉल करती है। और बहन, कैसी है? ठीक हूँ यार, लेकिन बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है। बेबी बम की वजह से ठीक से उठ बैठ भी नहीं पा रही। माँ के घुटनों में दर्द के कारण वो यहाँ भी नहीं आ सकती और ऊपर से यहाँ तो कितनी ठंड है, उसे और दर्द होगा। लेकिन मुझे तो किसी भी बात की चिंता नहीं है, क्योंकि जब से मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ तब से मेरे ससुराल वालों का रवैया ही बदल चुका है। मतलब मेरी खड़ूस सास और जेठानी दोनों दिन रात मुझे अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाती है। ससुर जी और जेठ जी मेरी सेवा करते हैं और मेरा पति, वो तो मेरी किसी बच्चे की तरह देखभाल करता है। और जेठ जेठानी के बच्चे भी छोटी छोटी चीजों की मदद करके प्यार जताते हैं। वाह यार, कितना सही है। हाँ सिया, जिस ससुराल को मैं इतना कोसती थी, आज वही ससुराल मुझे इतनी प्यार और खुशियां दे रहा है। मुझे किसी भी चीज की कमी खलने नहीं देता। आई एम फीलिंग वेरी लकी। नैना की ये सारी बातें सुनकर सिया को अपने लिए बहुत बुरा लगता है। नैना के पास तो उसका ससुराल है जो उसके लिए मॉरल और इमोशनल सपोर्ट बन के साथ है, लेकिन मेरे पास कोई नहीं है। काश मेरा भी एक ससुराल होता, मेरी भी सास होती जो मुझे गोंद के लड्डू बनाकर खिलाती। ससुर मुझे मेरी फेवरेट खाने की चीजें लाकर देते। जेठ जेठानी छोटी बहन की तरह देखभाल करते। आखिरकार वो घड़ी आ ही जाती है जिसमें सिया को ससुराल का महत्व समझ आता है। उसे भावुक देखकर तुषार उसके पास आता है और उसे सांत्वना देता है। ये लो सिया, तुम्हारी पसंदीदा नारियल की बर्फी। देखो ना, आज तुम्हें वो रियलाइज हुआ है जो मैं इतने दिनों से कह रहा था। एक परिवार होना, माँ बाप होना कितना इम्पोर्टेंट है। हाँ तुषार, तुम सही कह रहे थे। एंड तुषार, आई एम रियली सॉरी। मैंने हमेशा खुद को ससुराल ना मिलने के लिए बहुत खुश नसीब समझा है, लेकिन आज मुझे इस वक्त ससुराल की सबसे ज्यादा जरूरत है। मैं आज खुद को बहुत बदनसीब समझ रही हूँ। रो मत सिया, कल हम वृद्धाश्रम जाएंगे। कई सालों से मैं वहां पर दान करता हूँ। वहां पर एक अंकल आंटी है जिनके साथ मेरा बॉन्ड काफी गहरा है। वो मुझे अपना बेटा ही मानते हैं। क्यों ना हम उन्हें घर लेकर आए।
वो भी हमेशा हमेशा के लिए। क्या? हाँ तुषार, क्यों नहीं। थैंक यू तुषार, ये तुमने बहुत ही अच्छा सुझाव दिया है। जब मेरे सास ससुर आ जाएंगे तब मेरा ससुराल पूरा हो जाएगा। मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए, बस प्यार और केयर चाहिए। फिर तुषार और सिया उन दोनों को वृद्धाश्रम से हमेशा हमेशा के लिए घर लाते हैं और आखिरकार सिया का परिवार पूरा हो जाता है। साची जब 6 साल की होती है तभी उसके माता पिता की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद वो अपने मामा जी रघुनाथ और मामी जी यामिनी के साथ रहने लगती है। रघुनाथ और यामिनी को एक छोटा बेटा भी होता है जो साची की उम्र का ही होता है। ए लड़की, चल जल्दी से सारा काम कर। ये कपड़े तेरा बाप आकर धोएगा क्या? और हाँ, कपड़े धोने के बाद तुझे छत की भी सफाई करनी है। और अगर तूने ये सब नहीं किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन मामी जी, मुझे ये सब नहीं आता। वो सब मैं नहीं जानती, कर करके सीख जाएगी। और खबरदार, जो ये सब कुछ तूने अपने मामा जी को बताया तो मैं तेरी टांगे तोड़कर हाथ में दे दूंगी। यामिनी साची के साथ बहुत बुरा बर्ताव करती है और उसके खौफ से बेचारी साची सारे काम करती रहती है। साची से कोई भी काम ठीक ना होने पर यामिनी उस पर बहुत गुस्सा करती है। रघुनाथ इन सब बातों से बेखबर होता है। ये छोकरी तो किसी भी काम की नहीं है, सारे काम बिगाड़ कर रख देती है। इससे तो छुटकारा पाना ही होगा। फिर एक दिन यामिनी साची को एक कोठे में ले जाती है और वो उसे वहां की मालकिन गंगूबाई के हवाले करती है। ये ले गंगूबाई, आज से ये छोकरी तेरी, इसका भविष्य तो अब यही बनेगा। नहीं मामी जी, मुझे आज छोड़कर मत जाइए मामी जी। मामी जी। अरे नालायक, दूर रहे मुझसे। यामिनी साची को वही कोठे पर छोड़कर चली जाती है और साची उस कोठे का परिसर देखकर बहुत डर जाती है। लेकिन तभी गंगूबाई उसके पास आती है और उसे प्यार से कहती है, घबराओ मत बेटा, चलो खाना खाते हैं, बहुत भूख लगी होगी ना तुम्हें। फिर गंगूबाई और साची दोनों साथ में खाना खाती है और वो साची को नहलाकर उसे अच्छे कपड़े पहनाती है। गंगूबाई, एक और नन्ही जान जुड़ गई अपने परिवार में। हाँ जिग्ना, ठाकुर जी की लीला अपरंपार है। उन गधे लोगों को क्या पता कि वो इन मासूम बच्चों को कोठे में नहीं बल्कि एक प्यारे से स्वर्ग में छोड़कर जा रहे हैं। सच में गंगूबाई, आप जिस तरह इन नन्ही बच्चियों का ध्यान रखती हो वैसा कोई भी नहीं रख पाएगा। इन्हें खिलाना पिलाना, पढ़ाना लिखवाना, इनका भविष्य चमकाकर आप बहुत ही पुण्य का काम कर रही हो। अरे मुझे भी ऐसे ही मेरी ताई जी छोड़कर गई थी, लेकिन यहाँ रहकर मैंने तय किया कि मैं जब यहाँ की मालकिन बनूंगी तो किसी भी मासूम बच्ची की बलि चढ़ने नहीं दूंगी। साची से छुटकारा पाकर यामिनी बहुत खुश थी। लेकिन जब रघुनाथ साची को गायब देखता है, भाग्यवान, सांचू कहाँ है? मेरी सांचू कहाँ गई? बाजार में कुछ गुंडे आकर उठाकर ले गए साची को। मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन देखिए ना, उन्होंने मुझ पर भी वार किया। ये देखो, मेरे हाथ पर कितनी चोट आई है। क्या? यामिनी ने अपने हाथ पर नकली चोट बनाई होती और उसे ढकने के लिए पट्टियां भी लगाई होती, जिस पर खून के दाग भी थे। सब सुनकर रघुनाथ बहुत डर जाता है और वो हर जगह साची को ढूंढता है, लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिलती। फिर वो साची की मिसिंग फाइल दर्ज कराता है, लेकिन पुलिस भी साची को नहीं ढूंढ पाती। ना जाने मेरी साचू कहाँ चली गई। अरे मेरे प्यारे पतिदेव, मैं आपकी भांजी को ऐसे नरक में छोड़कर आई हूँ जहाँ का पता आप कभी नहीं लगा पाओगे। लेकिन जैसे यामिनी सोच रही होती है, सब कुछ उसके विपरीत होता है। साची को कोठे में रहना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि गंगूबाई उसे और बाकी बच्चियों को
वह किसी भी चीज की कमी नहीं पड़ने देती और अपनी ममता से सबका दिल जीत लेती है। गंगू माई, आप बहुत अच्छी हो और तू भी मेरी साचुड़ी। ये लो बच्चियों, मैंने सबके लिए ढोकला बनाया है। ये ढोकला तुम सबको मिलेगा, लेकिन एक शर्त पे। तुम सबको ढोकला खाने के बाद पढ़ाई भी करनी होगी। ठीक है गंगूबाई। फिर गंगूबाई सबको ढोकला देती है और उसके बाद सभी बच्चे पढ़ने लगते हैं। रोज सुबह गंगूबाई कोठी की सभी बच्चियों को स्कूल के लिए तैयार करती है और उन सबको पढ़ा लिखा कर खूब होशियार बनाती है। ऐसे ही वक्त बीतता है और साची अब कॉलेज जाने लगती है, जहाँ एक दिन उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है। हाय, मेरा नाम शौर्य है। एक्चुअली मैं पिछले 2-3 दिनों से कॉलेज ही नहीं आ पाया। तुम मेरी ही क्लास में हो ना? हाँ, क्या तुम मुझे केमिस्ट्री और बायोलॉजी के नोट्स दे सकती हो प्लीज? हाँ, क्यों नहीं। फिर साची शौर्य को नोट्स देती है और दिन भर वो दोनों खूब बातें करते हैं। और इसी बीच शौर्य को साची से पहली नजर वाला प्यार हो जाता है। नोट्स वापस लौटाते वक्त वो उसके नोट्स में एक खत रखता है, जिसे पाने पर साची पढ़ती है। कल दिन भर तुम्हारे साथ वक्त गुजार कर बहुत अच्छा लगा। कॉलेज के बाद कॉफी पीने चलोगी क्या मेरे साथ? शौर्य कॉलेज के बाद साची का गेट पर इंतजार करता है और फिर वो दोनों कैफे चले जाते हैं। इसी तरह अब रोजाना वो दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताने लगते हैं। फिर एक दिन शौर्य अपने जज्बातों को बयान कर देता है। साची, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या? आई नो, ये सब तुम्हारे लिए बहुत ऑकवर्ड होगा, लेकिन मुझसे रहा ही नहीं गया। शौर्य, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन ये प्यार और शादी क्या? बोलो साची। देखो शौर्य, मुझे तुमसे शादी करने में कोई एतराज नहीं है, लेकिन तुम मेरी असलियत नहीं जानते कि मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ। क्यों साची, ऐसा क्यों कह रही हो तुम? आखिर कहाँ से बिलोंग करती हो तुम? मैं कोठे में रहती हूँ शौर्य, और वहां मुझे मेरी गंगू माई ने संभाला, पाल पोस कर बड़ा किया। नाम के लिए तो वो एक कोटा है, लेकिन मेरे जीवन का असली स्वर्ग तो वही है। गंगू माई जितना प्यार मुझे आज तक किसी ने नहीं किया। साची, मुझे इन सब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम मन की इतनी साफ हो, तुमसे शायद ही कोई नफरत कर सकता है, और तुम्हारे कोठे से बिलोंग करने से मेरा प्यार कम नहीं होने वाला है। थैंक यू शौर्य। फिर साची और शौर्य गंगूबाई की उपस्थिति में शादी कर लेते हैं और शौर्य साची को अपने घर ले जाता है। लेकिन तभी वहां पर शौर्य की माँ साची को दरवाजे पर ही रोक लेती है। रुक जाओ, इस लड़की को कहाँ से उठा कर लाया है तू? कौन है ये? माँ, साची और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और इसीलिए हम दोनों ने शादी कर ली। क्या? हाँ पापा। नमस्ते माँ जी। नमस्ते पापा जी। ये नाटक मेरे सामने मत कर। और तू नालायक लड़के, शादी क्या 2 मिनट में होने वाली रस्म है क्या? पहली बात तो तूने हम दोनों से बिना पूछे इस चुड़ैल से शादी कर ली। दूसरी बात तो ये है कि तूने ये सब कुछ जल्दबाजी में किया है। अरे दहेज बहेज की कोई रस्म होती है कि नहीं? वो सब क्या तेल लेने गई क्या? लेकिन माँ, तू तो चुप ही रहे। ए लड़की, जा अपने माता पिता को लेकर आ, वरना मैं तुझे इस घर में कदम तक नहीं रखने दूंगी। लेकिन माँ जी, मेरी माँ, वो मैं। ये बकरी की तरह मैं मत कर और जाकर अपने माँ को लेकर आ। ठीक है माँ जी, मैं अभी मेरे माई को लाती हूँ। फिर साची गंगू माई को लेकर वहां पर आ जाती है और तभी यामिनी और गंगूबाई एक दूसरे को देखकर बहुत चौंक जाती है। तू ये कैसे हो सकता है?
तू इसकी माँ कैसे हो सकती है? नहीं, मेरी बहू कोई वेश्या नहीं हो सकती। क्या खेल खेला है किस्मत ने भी। मेरी सांचुड़ी को उसी चौखट पर लेकर आई है जहां उसे उसकी मामी ने घर से बाहर निकाला था। क्या? ये आप क्या कह रही हो माई? सांचुड़ी, ये यामिनी और रघुनाथ है, तेरे मामा मामी। ये वही दुष्ट औरत है जो तुझे बचपन में मेरे यहाँ कोठे पर छोड़कर गई थी, तुझसे छुटकारा पाने के लिए। क्या? इसका मतलब ये मेरी सांचू है? सांचू, मामा जी। साची तुम? अब चुप क्यों है तू यामिनी? ये झूठ कह रही है जी। मैंने सांची को कोठे पर कभी नहीं छोड़ा। इसे तो गुंडे लेकर गए थे, उन्होंने ही छोड़ा होगा इसे। बस मामी जी बस। और कितना झूठ बोलोगी आप? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं सिर्फ 6 साल की थी जब आपने मुझे कोठे पर छोड़ा था। ए पागल छोकरी, एक खींच कर दूंगी। झूठ मत बोल। बुढ़िया, जबान संभाल कर। तू मेरी बेटी से बात कर रही है। अगर जबान ज्यादा तेज चलाई तो यही तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगी। छी यामिनी, मुझे तुम पर घिन आ रही है। अरे कैसी औरत हो तुम? तुम्हारे दिल में कोई ममता का भाव है या नहीं? आपने बहुत गलत किया माँ। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मेरे लिए तो आप मर चुकी हो। लेकिन शौर्य, एक बात बहुत अच्छी हुई कि मामी जी ने मुझे कोठे पर छोड़ा, क्योंकि मुझे वहां पर एक माँ की ममता मिली। वरना अगर मैं यहाँ रहती तो जीवन भर में मौन रहकर इनके अत्याचार ही सहती रहती। लेकिन इसके किए की सजा तो इसे मिलकर ही रहेगी। निकल जा मेरे घर से। नहीं, माफ कर दीजिए मुझे, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तू तो मेरी बेटी की तरह है ना सांचू? सांचू बोल ना अपने मामा जी को। शौर्य, बेटा अपनी माँ को माफ नहीं करेगा तू? नहीं माँ, आपने काम ही ऐसा किया है जो माफी के बिल्कुल भी लायक नहीं है। यामिनी को घर से बाहर निकाला जाता है और रघुनाथ अपनी भांजी यानी अपनी बहुरानी सांची की आरती उतारता है और उसका गृह प्रवेश कराता है। और उस दिन के बाद सभी खुशी से रहने लगते हैं।